हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कल अचानक लद्दाख पहुंच गए, जहां वो पेंगोंग झील तक गए। राहुल गांधी लद्दाख में बाइक चलाते हुए भी नजर आए। तो राहुल गांधी की एक राजनीति क्या कहती है और राहुल गांधी किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को परेशानी हो रही है, इसी पर समीक्षा करने के लिए कल टीवी पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में भाग लिया वरिष्ठ पत्रकार श्रवण, वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर दीपक पाचकोर, वरिष्ठ पत्रकार अमरेंद्र उपाध्याय ने और राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अखिल स्वामी और प्रोफेसर रविकांत और वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्त ने। परिचर्चा का संचालन किया देशबंधु टीवी लाइव के प्रधान संपादक राजीव श्रीवास्तव ने। इस परिचर्चा को पूरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो आइए सुनते हैं उस परिचर्चा के प्रमुख अंश साधारण। जो कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, जो अब दिख रही है, राहुल गांधी की ये राजनीति पहले की भी रही है। कोरोना काल में भी हमने देखा कि मजदूरों के संग बैठ करके चर्चा कर रहे थे दिल्ली की सड़कों पे, ये भी हमने देखा। उससे पहले भी कई जगह राहुल गांधी जाते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब जो राजनीति सामने आ रही है, ये राजनीति कितनी परेशान कर रही है। एक बात आप लोगों को और बता दो, इस 15 अगस्त को पतंगबाजी होती है, 15 अगस्त को पतंग उड़ाते हैं लोग, आप जानते हैं। पतंग सबसे ज्यादा जो बेचे गए हैं उसमें एक तरफ मोदी की फोटो, पीएम मोदी की फोटो और दूसरी तरफ राहुल गांधी की फोटो। और कौन किसकी पतंग को काट रहा था इस पर भी चर्चा चल रही है। तो शायद राहुल गांधी ने ज्यादा पतंग काटे हैं मोदी जी के। खैर लेकिन ये पतंगबाज जो है, उनको पतंगबाज से मतलब वो पतंगबाज नहीं कह रहा हूं, पतंग उड़ाने वालों की बात कर रहा हूं। तो वो उनका खेल है, वो करें। लेकिन यहां सियासत की खेल में राहुल गांधी कितना आगे हैं और मोदी जी कितना आगे हैं, इन दोनों को सामने आंकने के लिए हमारे साथ जो 7 साथी मौजूद हैं, ये अपनी अपनी बात रखेंगे। पहले सुन लेते हैं क्या कुछ रामेश्वर के साथ मिलकर राहुल गांधी कह रहे हैं, सुनिए जरा। राहुल सर जैसे इंसान जो दर्द को पहचानते हैं, उन्होंने मेरी जो पुकार सुनी, मेरा कितना सौभाग्य है कि सर मुझे बुला रहे हैं। मेरा मन बहुत उछल उछल के कह रहा है एक बार सर तो जरूर मिलना। मुझे आप सर की बुला रहे हो? मेरा नाम राहुल है, आप मुझे राहुल बोलो। मुझे तो सर कोई फल नहीं मिला, मैं तो मेहनत तो कर रहे हो। सरकार ही ऐसी है सर, किसी तो जब कोई सरकार वाले सुनते ही नहीं किसी की। आप लोगों ने मेरी सुनी है तो आपसे मैंने अपनी गुहार बताई। जो गरीब है वो तो खत्म होता जा रहा है, जो अमीर है वो आबाद होता जा रहा है। अपने हाथ से खाना लाना, आज इनका व्रत है। तो फल भी अलाउ नहीं आपको? नहीं खा लूंगी। मैं लाता हूँ। वैसे मेरी जीने की इच्छा नहीं थी संसार में। अब तो है। हाँ आप शायद, अब आप ऐसी बात नहीं करोगे। भगवान ने आशा बना तो दी है। अगर आपके दिल में कुछ है और आपने बोल दिया, तो कमजोरी थोड़ी है, ईमानदारी है। आपको दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वो कहेंगे, वो कहते रहेंगे। आप जो सच्चाई है उसको पहचानिए और उस पर काम कीजिए। सीधा आना चाहता हूं जयशंकर जी आपके पास। जयशंकर जी, जो राजनीति राहुल गांधी की, कैसे देखते हैं इसको आप? लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और आम लोगों के बीच में नेता जाएं, लोगों से मिलें और इस सहज भाव से मिलें, इससे खूबसूरत बात तो कुछ हो नहीं सकती है। और राहुल गांधी ये बात लगातार कर रहे हैं, चाहे वो छात्रों के बीच में जाना हो, चाहे वो हरियाणा में सोनीपत के पास जो खेत में धान की रुपाई करने वाले किसान हैं उनके साथ में गए हैं और वो वहां की औरतें कह रही हैं कि साहब हम चाहते हैं, दिल्ली देखना चाहते हैं, तो अपने घर बुलाते हैं, बड़ा खाना एक साथ खाते हैं लोग मिल करके। और बहुत सहज भाव, उसमें कहीं से भी एक कोई ओढ़ी हुई औपचारिकता या उस तरह का कुछ दिखावा नहीं है। हालांकि इस पर भी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के IT सेल वाले लोग हैं या अमित मालवीय खुद कह रहे हैं साहब ऐसा कहा होता है कि कोई अपने घर में बुलाता है किसी को खाना खिलाने के लिए, उसके छाती पर लगा देता है, वो माइक लगा देता है और अपने ऊपर लगा करके रखता है। तो भाई अगर वो नहीं लगाते और बात नहीं होती और आपके सामने अगर वीडियो नहीं आता तो आप कहते कि अरे वो तो ऐसे ही कहीं ऐसे ही मिल लिए थे या नहीं मिल लिए थे, कुछ पता नहीं क्या क्या बातें हुई, अपने मन से जोड़ दिया। ये जो सहज वार्तालाप है, बातचीत की जो सहजता है वो सामने आ रही है और खुल करके जिस तरह से अभिव्यक्त हो रही है, अपना तो बहुत बड़ी बात है। मतलब इसकी कमी जो है हमको लग रहा है कि दशकों से दिख रही थी भारतीय राजनीति में। लोग आम जनता से, जिनके वोटों से जिनकी सरकार बनती है, जो सांसद विधायक मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं, उन चुनाव के बाद एकदम लगातार कट जाते हैं। तो ऐसे में जिस तरह की चीजें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और पूरे देश भर में कर रहे हैं, जिस तरह घूम रहे हैं
मतलब ये सबसे अच्छी चीज यही है कि भाई इस आदमी में थकने का कहीं नाम ही नहीं दिख रहा है, तो लगातार चलते जा रहा है। अब फिर उन्होंने कह दिया कि हम गुजरात से अब एक नई यात्रा शुरू करने वाले हैं। तो इससे क्या है कि आप का दिल दिमाग जो है देश की और देश में रहने वाले लोगों की जरूरतों से, उनकी समस्याओं से दो चार होता है, उसको समझने में आपको सुविधा होती है। फिर अगर आप कोई उनके बारे में बात करते हैं तो उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, विश्वसनीयता बढ़ती है, और उसके हिसाब से आप अपनी नीति, रणनीति, राजनीति जो भी तय कर देते हैं। तो इस मामले में तो राहुल गांधी ने लोगों का मन जीत लिया है, देशवासियों का मन जीत लिया है। और दूसरी बात है, जैसे अब इन्हीं के समानांतर वो बातें भी हो रही है कि जो सरकार चलाने वाले लोग विजन की बातें कर रहे हैं, वो उसका जैसा भी काम कर रहे हैं, तो लोग अब सच जानने लगे हैं क्या स्याह और क्या सफेद है, इसका फर्क भी लोग करने लग गए हैं। अब वो कह करके आप निकल जाए, ये बात नहीं संभव है। अब देखिए जिस तरह से संसद के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री झूठ पर झूठ बोलते चले जा रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि साहब दरभंगा में एम्स चालू हो गया है, उन्होंने कह दिया कि साहब मिजोरम में मार्च 1966 में इंदिरा गांधी के जमाने में भारतीय वायुसेना ने मिजोरम की राजधानी आइजल पे बम गिराए थे। तो लोग पूछ रहे हैं, आप चूंकि पढ़ते लिखते हैं, लोग तो थोड़ा सवाल भी करते हैं, भाई यार उस समय तो मिजोरम बना भी नहीं था, मिजोरम तो 1987 में बना जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, और समझौता हुआ था। समझौते में बल्कि जो कांग्रेस की सरकार थी उसका बलि दे करके वहां मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार बनवाई गई थी। और जब मोदी जी ने कह दिया कि साहब मिजोरम पे बम बरसाए थे, तो उनके जो IT सेल वाले लोग, जंगली मंगली लोग हैं, अमित मालवीय ने खुद लिखा कि साहब वो राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी ने बम गिराए थे। पढ़ाई लिखाई से तो रिश्ता ही नहीं है। अब सचिन पायलट का, हालांकि हम लोगों ने उसका जवाब उसी समय ट्विटर पर दे दिया था, लिख दिया था, लेकिन अभी सचिन पायलट ने वो नियुक्ति पत्र दिखाया है कि भाई राजेश पायलट बने हैं अक्टूबर 1966 में, और जो 100 साल बॉम्बिंग हुई है वो मार्च 1966 में हुई है। तो राजेश पायलट तो उसमें पायलट थे, तो बम कैसे गिराया उन्होंने। लेकिन अब पहले सबसे बातों में चर्चाएं नहीं होती, हमारे पास उनके झूठ और गलत बयानियों का एक पूरा एक पुलिंदा भरा पड़ा है, लेकिन उस पर लोग चर्चा नहीं करते। अब लोग कर रहे हैं यार दरभंगा में तो बात हुई है, उनको धीरे खुद ही है, और उन्होंने तो वहां एम्स चालू कर दिया है। तो ये जो झूठ सामने आ रहा है लोगों का, वो थोड़ा सा अलग कर रहा है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी की बात है, अब लोगों को लगने लगा कि नहीं यार बात तो सही करता था, इसको सुनियोजित तरीके से पप्पू डिक्लेयर करवा दिया IT सेल वालों ने सोशल मीडिया के जरिए और मीडिया के जरिए। ये षड्यंत्र था, षड्यंत्र अब वो धीरे धीरे नाकाम हो रहा है। तो बेसिक बात यही है कि कन्याकुमारी से जब उन्होंने अपना भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, उस समय से लेकर के राहुल गांधी की छवि लगातार निखर रही है। एक तो उनकी एक निडर नेता थी जो किसी से डरने वाला नहीं है, जो किसी के दबाव में आकर माफी मांगने वाला नहीं है, लेकिन लोगों के बीच में जाता है, लोगों से मिलता है, लोगों के दुख दर्द को सुनता है, समझता है और उनको दिलासा देता है, ढाढ़स बढ़ाता है। ये नहीं कहता है राहुल गांधी, ये नहीं कर रहे उस रामेश्वर की बात मालूम है आपको, जब आजादपुर मंडी में गए थे सब्जी लेने के लिए और टमाटर इतना महंगा था, उन्होंने बताया था जो TV चैनल वालों को, साहब हमारे पास इतना पैसा है नहीं कि हम टमाटर खरीद लें, अगर इस भाव टमाटर खरीद भी ले तो बेच पाएंगे कैसे, कौन खरीदेगा, ये गोभी में तो खराब हो जाता है ये। तो उसकी पीड़ा को समझ करके राहुल गांधी ने उससे मुलाकात की बात की, और उसको ये नहीं कहा कि भाई अब क्या कर सकते हैं, कहा कि नहीं आज जो आप इस तरह की बात करोगे अब नहीं करोगे, अब तुम आगे बढ़ने की बात करोगे, सोचोगे। तो उस आदमी ने भरोसा जगता है कि नहीं कोई एक आदमी है जो इतने शिखर पर बैठ करके भी हमारे जैसे लोगों से भी बात करता है, गले भी मिलता है और सर कहलवाना पसंद नहीं करता है, कहता भाई हमको राहुल से क्या करके बोलो। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात, भारतीय राजनीति की बहुत बड़ी घटना है, इसमें कहीं कोई बोल रहा नहीं है, और वो छवि बदल रही है, लोगों में एकदम जग रहा है कि सरकार जो है झूठ और जुमलों की सरकार साबित होती रही है, हिंदू मुसलमान कर करके ये चुनाव जीत लेती है। लेकिन अब वो सब खत्म होने वाला है, क्योंकि हिंदू को भी पेट्रोल उसी भाव में मिल रहा है, मुसलमान को भी पेट्रोल उसी भाव में मिल रहा है, डीजल रसोई गैस एक ही भाव में मिल रहा है, सबको वही हालत है। टमाटर मुसलमान के लिए नहीं कहता कि तुमको हम 300 रुपया किलो देंगे और हिंदू को हम 60 रुपए किलो देंगे, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। तो लोग सोचने लगे कि भाई जो हमको आपस में लड़ा करके उससे हासिल क्या हुआ, हमको क्या हासिल हुआ। ये तो मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब बन गए लोग, लेकिन हमारे बच्चे का तो भविष्य नहीं सुधर पाया, उसको तो रोजगार नहीं मिला,
कि कब तक जिम्मे दिखाते रहेंगे। तो ये मौलिक परिवर्तन जो है भारत की राजनीति में दिख रहा है, जिसकी अपेक्षा बहुत सालों से की जा रही थी कि कोई तो आए जो लोगों की जन समस्याओं को सुने, जनता के बीच में जाए, जनता की बातें करे और उसके हिसाब से अपनी राजनीति और रणनीति को तय करे। वो काम राहुल गांधी ने शुरू किया है। मुझे लगता है कि ये भविष्य में एक सफल राजनीति की तरफ, सुगम राजनीति की तरफ, सरल राजनीति की तरफ दिशा को ले जाएगा। जी देखते बहुत सारी बातें हम लोग कर रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि राहुल गांधी जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, उनका साथ देते हुए कांग्रेस के अंदर ही, विपक्षी दल छोड़ दीजिए, पहले आपके कांग्रेस के अंदर ही जो आपको साथ मिलना चाहिए वो नहीं दिखाई देता है। ये तो साफ है, जिस तरफ इशारा कर रहे थे गर्ग साहब। नहीं, बिल्कुल इस मामले में श्रवण गांधी से असहमत होने का कोई सवाल ही नहीं है। और आपको याद होगा अतीत में हमने कितनी बार इस पर चर्चा की है, और बल्कि जब वो संपादक थे मेरे ख्याल तो उस समय उनके अखबार में हमने एक लेख भी लिखा था कि राहुल गांधी को अपनी कांग्रेस बनानी होगी, मतलब अपने विचारों की कांग्रेस बनानी होगी, अपनी सोच के आधार पर कांग्रेस बनानी होगी। और वो बात लगातार मैं कहते हुए आ रहा हूं कि अगर आप राहुल गांधी आज सामाजिक न्याय की बात करते हैं, राहुल गांधी धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, सांप्रदायिकता के विरोध की बात करते हैं, लेकिन इन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री पद के एक दावेदार हिंदू राष्ट्र का समर्थन करने लग जाते हैं। राहुल गांधी नफरत की राजनीति के खिलाफ मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, और आप जाकर के फर्जी बाबा ढोंगी बाबाओं के शरण में बैठ करके सत्संग करते हैं। तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती, ये बात सही है। दूसरी बात यह है कि भाई इस बार में बार बार रहा है कि जहां कांग्रेस के अंदर एक भारी तबका ऐसा है, नेताओं का जो जमघट या जमावड़ा है, जिनकी नजर और जिह्वा जो है लपलपाती रहती है सत्ता की तरफ, क्योंकि वर्षों से सत्ता से बाहर हैं वो। जहां से उम्मीद की किरण दिखाई देती है, तुरंत उनका पुराना अतीत का अहंकार और सारा का सारा जमने लग जाता है। अभी इंडिया गठबंधन की बात चल रही है, ये भी हम बार बार कहते रहे कि भाई एक समन्वय समिति तो बननी चाहिए ना, एक संयोजक तो बनना चाहिए ना, एक चेयरपर्सन तो होना चाहिए ना। एनडीए में ठीक है, सब सत्ता में है एनडीए, इसलिए नरेंद्र मोदी के अलावा वहां कोई नहीं, तो वो तो चल जाता है। लेकिन आप सत्ता से बाहर है, सत्ता की राजनीति अभी शुरू नहीं कर पा रहे हैं, अभी सत्ता से के लिए संघर्ष की राजनीति आपको करनी है। लेकिन पता लगा दिल्ली में बयान आना शुरू हो गया था आपको, नहीं तो कांग्रेस तो अकेले चुनाव लड़ेगी, पंजाब में कांग्रेस अकेले। तो भाई इंडिया की बात क्यों कर रहे हैं यार, छोड़ दो इसको, कौन करो, लड़ो अकेले दम पर के, अकेले दम पर के लड़ लिया आपने 14 से लेकर के अभी तक जो जितने चुनाव हो दिल्ली में 0/0 रह गए विधायक आपके, 0/0 रह गए सांसद आपके, लोकसभा के सदस्य आपके, और आप अकेले दम पे लड़े में तुरंत खा गए। तो ये सारी चीजें तो एक अलग चीज है। असली चिंता की बात जो है राहुल गांधी मैं कह रहा हूं, जो आपने छोटा सा वीडियो दिखाया अभी जो बातचीत का राहुल गांधी के साथ, और रामेश्वर वाली बात, हम किस युग में जी रहे हैं। रामेश्वर की बातें बताती है कि अभी भी हम प्रेमचंद वाले युग में जी रहे हैं, जो गांव में जिस तरह से सूदखोर महाजनों का होता था, वो 3-4%, 5% और ब्याज पर ब्याज जोड़ते जोड़ते ब्याज चुकाने में ही उसकी पीढ़ियां खत्म हो जाती थी और मूलधन कभी वापस नहीं होता था। ये पूरा का पूरा रामेश्वर का बयान हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार की नीतियों पर एक तमाचा है, हमारे बैंकिंग सिस्टम पर एक तमाचा है। ये गांव में बैठ के नहीं आदमी बोल रहा है, देश की राजधानी की जो सबसे बड़ी सब्जी मंडी है, आजादपुर की मंडी है, वहां सबसे सब्जी का धंधा करने वाला एक आदमी बोल रहा है कि उसको 4% पर लोन अपनी बेटी के विवाह के लिए लेना पड़ा है। आप कल्पना कर सकते हैं, आप जनधन खाते खुलवाते हैं, बैंकिंग की बातें करते हैं, रोज बोलते हैं कितने लाख रुपए लोन मिलेगा। अरे बाबा उसके पास कोई साधन ही नहीं हुआ तो लोन लेने जाएगा कहां से, वो बैंक अकाउंट खोलेगा कहां से पैसा लाएगा। और आप अडानी के लोन तो माफ कर देंगे, पूंजीपतियों के लोन तो माफ कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे, उसको बट्टे खाते में डाल देंगे। लेकिन रामेश्वर का लोन कौन बट्टे खाते में डालेगा? वो जो महाजन जिससे उसने लिया है तो उसकी इज्जत पर भी डाका डाल सकता है। बिहार के किसानों के बारे में जो हम लोग सर्वे कर रहे थे, घूम रहे थे लोगों के पास, तो सबसे बड़ी बात वहां यही उभर करके आ रही थी कि लोगों ने लोन ले लिए शादी ब्याह के नाम पे, फसल के नाम पे, और उसको चुकाने में अक्षम थे तो उनके दलील तक पहुंचने लगे सूदखोर महाजन, उनके घर की इज्जत तक पहुंचने लगे और आत्महत्या करने लगे। तो ये जो स्थितियां बन रही हैं और अभी भी बन रही हैं, हम स्वतंत्रता का अमृतकाल मना रहे हैं, हमको शर्म नहीं आती एक भारतीय नागरिक के रूप में
कि हमारे देश का एक नागरिक जो है 4% लोन, 4% के इंटरेस्ट पर लोन लेकर के अपनी बेटी का विवाह कर रहा है, और हम तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, चंद्रमा पर जाने की बातें कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि साहब 13 करोड़ लोग या कितने करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं हमारी राजनीति के कारण, हमारी नीतियों के कारण, और ये नहीं बता रहे हैं बेशर्मी के साथ कि भाई हम 75 करोड़ लोगों को 2 दिन का राशन भिजवा रहे हैं। इन 75 करोड़ लोग अभी भी इस हालत में है कि वो उनके पास खाने पीने का कोई साधन नहीं है। तो कौन सा हिंदुस्तान बना रहे हैं, किस तरह के हिंदुस्तान की बात करें? ऐसे में राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी अगर दिखावा करने वाली राजनीति करते तो उसी समय रामेश्वर से कहते अच्छा ठीक है भाई चलो हम 4 लाख रुपए में से तुमको ये दे देंगे। वो ये बात नहीं करते हैं, वो समझते हैं, चीजों को समझने की बात करते हैं, समझाने की बात करते हैं, उससे समस्याओं से जूझने और संघर्ष की बात करते हैं, और कहीं ना कहीं आश्वासन देते हैं कि जब कभी वो इस लायक होंगे तो ये इन बातों का भी समावेश उनकी राजनीति में, उनकी अर्थनीति में कहीं ना कहीं तो शामिल होगा। वो आरती सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि आजादपुर मंडी में आरती सिस्टम किस तरह से काम कर रहा। तो ये जो समझने की ललक है, सब बातों को समझने की और उसके हिसाब से अपनी राजनीतिक दिशा को तय करने की, ये राहुल गांधी ने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बड़ा काम किया है। हाँ, ये जरूर है जैसे पवन गर्ग जी जो कह रहे हैं कि इसको कांग्रेसियों को भी समझना होगा, उनकी राजनीति को। तो भाई अगर हमने कई बार कहा कि भाई राहुल गांधी को तय कर देना चाहिए कि भाई जिसको चलना हो मेरे साथ तो चले, हम इस तरह की राजनीति करने वाले हैं। अगर ये सोचते हो कि तुमको हम राज्यसभा में भेज देंगे, तुमको हम लोकसभा में भेज देंगे, तुमको विधानसभा में भेज देंगे, तुमको हम ये बना देंगे, वो सब भूल जाओ। नया हिंदुस्तान बनाना है, नए सपनों का हिंदुस्तान बनाना है, गांधी, नेहरू, जयप्रकाश लोहिया की सपनों का बनाना है, हिंदुस्तान बनाना है, सामाजिक न्याय पर आधारित हिंदुस्तान बनाना है, सांप्रदायिकता के विरुद्ध धर्मनिरपेक्षता की राजनीति का हिंदुस्तान बनाना है। अगर इन बातों से सहमत होते हो तो मेरे साथ चलो, या अपना रास्ता अलग कर लो, बहुत सारे लोग कर भी ले रहे हैं। तो ये सबसे आपकी जरूरत यही है। और दूसरी तरफ अगर आपको इंडिया गठबंधन खड़ा करना है तो उसके बीच में सब बातें करने की कोई जरूरत नहीं है कि हम अकेले लड़ेंगे कि अकेले लड़ेंगे कि हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे। जब जो काम बनेगी, संयोजन समिति बनेगी, जब बंबई में बैठने जा रहा है, मुंबई में बैठने जा रहा है, वहां कुछ ना कुछ इस तरह की बातें होंगी, तय होगी। उसके बाद से जो होगी राजनीति हो। अन्यथा तो यही है कि एनडीए के लोगों को या मोदी जी को कहने का मौका मिलता रहेगा कि अरे तो भरभरा के टूट जाएगा, ये तो बिखर जाएगा, इस तरह से अभी भी बातें होने लगेंगे। तो उनकी कोशिशें, उनकी साजिशें तो चलती रहेंगी। उसमें से कैसे आपको अपनी राजनीति को बचा करके ले जाना है, जनता की राजनीति करनी है, ये सबसे बड़ी बात होगी। जी राजनीति, जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात यहां हम लोग जो कर रहे थे उसमें आखिरी आपने जो बात कही है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जयशंकर जी की, राहुल गांधी को अपनी टीम बनानी होगी। ये सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी को यह समझना होगा कि उनकी गति से कौन चल सकता है। आगे तो वो बढ़ रहे हैं, लद्दाख तक पहुंच गए, लेकिन कितने लोग हैं जो लद्दाख के रास्ते में हैं? चलो आप साथ नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन कम से कम उस रास्ते पे चलो तो। कितने लोग दिखाई देते हैं कांग्रेस को जो उनके साथ, और सबसे महत्वपूर्ण और भी कि 26 दलों का जो गठबंधन बना है, इस गठबंधन को अगर आपने पटना से लेकर बेंगलुरु तक एक रूप दे दिया है, जिसमें अब अगला पड़ाव आपका मुंबई है, तो उससे पहले बयानबाजियों से आपको बचना होगा, आपको एक साथ चलना होगा। आप यहां कांग्रेस के अंदर एक साथ तो चल नहीं पा रहे हैं, तो क्या 26 दलों के साथ एक साथ चलने के लिए जो कस्में वादे हैं वो निभाएंगे या इधर ही टूट जाएंगे? तो पहले अपने घर में तो मजबूती से आप रहिए, उसके बाद मुंबई में कम से कम इतना तो दिखाइए कि नहीं हम सब साथ साथ हैं। यहां बयानबाजी के लिए और बाकी चीजों के लिए भी सबको एक ग्रुप बनाना चाहिए, और शायद ये लोग सोच भी रहे होंगे। तो गर्ग साहब की बात, जयशंकर जी की बात, आप लोगों की बात बहुत महत्वपूर्ण है, और ये कांग्रेस के लोग अगर इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे तो शायद कुछ ना कुछ उन्हें भी सीखने को, समझने को, सोचने के लिए उनके सामने आप कुछ मटेरियल रख रहे हैं, और जरूरत भी इसकी है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब। वीडियो आपको पसंद आया होगा,
इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब